नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने की भारत की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई विदेशी दौरों के और जबरदस्त प्रचार के बावजूद भी भारत को एनएसजी में एंट्री नहीं मिली है। स्विट्जरलैंड का यू टर्न और चीन का कड़ा रुख इसकी सबसे बड़ी वजह रही है और अब 48 देशों के समूह न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी में प्रवेश के लिए भारत को फिलहाल अभी और इंतजार करना होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कहां हुई भारत से चूक? क्या भारत की विदेश नीति में रही कोई कमी? इसी पर पेश हमारा आज का खास कार्यक्रम, आपकी सोच आपका नजरिया। आखिर वही हुआ जिसका डर था। चीन नहीं माना और भारत का एनएसजी में शामिल होने का सपना भी टूट गया। चीन को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताशकंद में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की, लेकिन बात नहीं बन पाई। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि एनएसजी में शामिल होने के लिए भारत जैसे गैर एनपीटी देशों पर सर्वसम्मति नहीं है। एनएसजी में शामिल होने के लिए परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर होने अनिवार्य है और ये नियम चीन ने नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बनाए हैं। हालांकि चीन की इस दलील पर भारत ने जवाब देते हुए कहा कि एनपीटी को लेकर भारत अपने रुख पर अभी भी कायम है और चीन पहले से ही भारत का विरोध करता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि सब कुछ जानते हुए भी क्यों हुई भारत की विदेश नीति फेल? कहां हुई भारत से चूक? आज हम इन्हीं तमाम पॉइंटों पर बात करेंगे और इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकेश वाजपेयी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनुज आत्रे साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पुष्प रंजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और डॉक्टर सुधीर सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम अपने सभी खास मेहमानों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी में भारत की एंट्री पर चीन का विरोध जारी है, जबकि चीन को मनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ताशकंद में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से एनएसजी में भारत के समर्थन की अपील भी की थी। पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत के दावों पर मेरिट और तथ्यों के आधार पर विचार करने को कहा था, लेकिन इस अपील के बावजूद चीन अपने अड़ियल रवैये पर कायम है। दरअसल चीन चाहता है कि भारत पहले एनपीटी पर हस्ताक्षर करे। चीन ने एनपीटी पर हस्ताक्षर सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी जरूरी बताया है। चीन का कहना है कि पाकिस्तान उसका अच्छा पड़ोसी है, लेकिन वह एनएसजी में उसका भी समर्थन तभी करेगा जब वो एनपीटी पर हस्ताक्षर करे। That discussions on expansion of membership or what is called participation in the NSG were certainly not hypothetical. It has been suggested that India's participation in the NSG requires it to join the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Our stand on the NPT is well known. But this is not a new subject. In fact, it is one that has been discussed within the NSG at every plenary since 2011. An overwhelming number of those who took the floor supported India's membership and appraised India's application positively. एनएसजी में भारत का विरोध चीन समेत 5 और देशों ने भी किया है। विरोध करने वालों में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, तुर्की और आयरलैंड शामिल हैं। हालांकि भारत के विरोध का ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी देश की तरफ से नहीं आया है।
विरोध कर रहे देशों का कहना है कि एनपीटी पर साइन किए बिना भारत को एनएसजी में नहीं लाना चाहिए। दरअसल एनपीटी का ये नियम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बनाया है, लेकिन भारत को लगता है कि अगर चीन मान गया तो इन देशों का विरोध निष्प्रभावी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हर हालत में चीन को मनाना होगा। वहीं इसके अलावा अमेरिका लगातार एनएसजी में भारत की एंट्री का समर्थन कर रहा है। इसको लेकर अमेरिका ने एनएसजी के सदस्य देशों से भारत का समर्थन करने की अपील की थी। यह अमेरिका की अपील का ही असर है कि अब तक 42 देश भारत के समर्थन में आए हैं। उधर एनएसजी में अपनी एंट्री को लेकर भारत ने भी सभी सदस्य देशों से अपील की है कि वो उसकी एंट्री को लेकर पॉजिटिव रवैया रखें, लेकिन चीन है कि भारत की राह में रोड़े डाल रहा है। भारत के लिए चीन का विरोध इसलिए भी मायने रखता है कि एनएसजी परमाणु से संबंधित अहम मुद्दों को देखता है। इसके 48 सदस्य हैं जो सर्वसम्मति के सिद्धांत के तहत काम करते हैं, यानी कि भारत के खिलाफ एक देश का भी वोट भारत की दावेदारी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन भविष्य में एक बड़ी शक्ति बनने के लिए भारत का एनएसजी सदस्य बनना बहुत जरूरी है। आइए इस बात को भी जान लेते हैं कि आखिर भारत के लिए एनएसजी की सदस्यता जरूरी क्यों है। एनर्जी डिमांड पूरी करने के लिए भारत का एनएसजी मेंबर बनना जरूरी है। मेंबरशिप मिलने के बाद भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बिना किसी खास समझौते के हासिल होगी। भारत को यूरेनियम बगैर किसी एग्रीमेंट के मिलेगा। न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाले कचरे को डिस्पोज करने में मेंबर देशों की मदद मिलेगी। न्यूक्लियर टेक्निक और रॉ मटेरियल ट्रांसफर करने में भी मदद मिलेगी। साउथ एशिया में हम चीन की बराबरी पर आ जाएंगे। दरअसल एनएसजी का गठन मई 1974 में हुआ था। इसका लक्ष्य था कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोका जाए। दरअसल एनएसजी के गठन होने से पहले भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। इससे साबित हुआ था कि कुछ देश जिनके बारे में माना जाता था कि उनके पास एटमी वेपन्स बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इसे बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। वहीं एनएसजी ऐसे 48 देशों का संगठन है जिसका मकसद न्यूक्लियर वेपन्स और उनके प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो सकने वाली टेक्निक, इक्विपमेंट और मटेरियल के एक्सपोर्ट को रोकना या कम करना है। 1994 में मंजूर की गई एनएसजी गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी सप्लायर कंट्री उसी वक्त ऐसे इक्विपमेंट के ट्रांसफर की परमिशन दे सकता है जब उसे भरोसा हो कि इससे एटमी वेपन्स को बढ़ावा नहीं मिलेगा। एनएसजी के फैसलों के लिए सभी मेंबर्स का समर्थन जरूरी है, जिसकी हर साल एक मीटिंग होती है, जो इस साल अब हो चुकी, यानी इंतजार अब अगले साल का है। कुल मिलाकर अगर भारत को भविष्य में एक बड़ी शक्ति बनना है तो उसे एनएसजी का सदस्य बनना जरूरी है, लेकिन इसके लिए पहले उसे चीन को मनाना होगा, क्योंकि चीन मान गया तो वो बाकी बचे देश भी मान जाएंगे जिन्हें कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ चीन ने ही तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये रही कि स्विट्जरलैंड, जिसके समर्थन के लिए पीएम मोदी पूरी तरह से आश्वस्त थे, उसने भी यू टर्न ले लिया। जाहिर है कि स्विट्जरलैंड का यू टर्न पीएम मोदी के लिए एक बड़ा झटका है। भारत का विरोध करने वालों में चीन, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, तुर्की और स्विट्जरलैंड प्रमुख देश रहे। एनएसजी में भारत को एंट्री नहीं मिलने पर पीएम मोदी विरोधियों के निशाने पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां मोदी को विदेश नीति पर फेल बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे देश के लिए शर्मनाक करार दे रही है। सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मुकेश वाजपेयी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। किस तरह से देखते हैं, चूंकि जिस अंदाज में शुरुआत की थी एनएसजी में जाने की, वापसी हो गई है, नो एंट्री हो गई है वहां पर, और लगातार विपक्षी दल आपको निशाने पर ले रहे हैं। देखिए, जहाँ तक एनएसजी का मामला है, एनएसजी में हमने कोशिश करी, हमारी नीति सफल रही। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप इस तरह से कह रहे हैं कि हमारा एनएसजी में मेंबरशिप मिलना रुक गया।
अभी देखिए ये रुका नहीं है, होल्ड पे है। किसी भी वहाँ पे हमारे को मना नहीं करा किसी भी देश ने, ना डायरेक्टली किसी देश ने हमारा विरोध करा है। हाँ, एक जो एनपीटी वाला सवाल जो मुद्दा उठा था, दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे हमारी नीति इसमें फेल नहीं, हम सक्सेस हुए हैं। हमारी विदेश नीति इसमें और ज़्यादा उभर के आई है। एक तरफ एक पावरफुल देश, दूसरी तरफ दुनिया के जितने भी पावरफुल देश हैं, चाहे वो अमेरिका ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, सारे के सारे हमारे साथ हैं। 40-45 देश एक तरफ, 3 या 4 देश एक तरफ। आपने स्वीडन का जिक्र करा, स्वीडन हमारे साथ था, पहले भी हमको उसने एश्योरेंस किया था और वहाँ पे भी उसने विरोध नहीं करा। उसने कहा पहले मेंबरशिप के साथ साथ अगर इंडिया को मेंबरशिप दी जाती है तो उसके साथ साथ जो इसके रूल्स रेगुलेशन है उसको भी डिस्कस किया जाए। मेंबरशिप का अपोज नहीं करा। उसी के साथ साथ जो और दो सर, चीन भी तो यही कह रहा है कि एनपीटी पर हस्ताक्षर करें और सदस्यता ले लें। चीन का कहना दूसरा है। चीन का कहना ये है कि पहले एनपीटी पे सिग्नेचर हो, उसके बाद कोई बात हो। लेकिन कुछ देश ये कह रहे हैं कि ठीक है इनको मेंबरशिप दी जाए, लेकिन आगे जो इस तरह के देश आएंगे उनके लिए कुछ विचार विमर्श अभी कर लिया जाए, वो इस बात पे राय रखते हैं। तो इस पे हमारी कहीं पे विदेश नीति फेल नहीं है। दूसरी मैं सबसे मोटी बात बताऊं कि ये मामला 2011 से शुरू हुआ। आपने देखा होगा 2011 और 2016 5 साल का अंतर है, लेकिन जितनी तेजी इस एक साल के अंदर आपने देखी है, इतनी तेजी पिछले सालों में नहीं दिखाई पड़ी। हमने इस मुद्दे को उठाने में सिर्फ 1 साल ही लगाया है। 1 साल में हमारी ये कामयाबी है कि हम 1 साल के अंदर इतने सारे देशों को एक साथ अपने सपोर्ट में खड़ा कर पाए। मुकेश वाजपेयी जी, 2004 से कोशिश की जा रही है एनएसजी में प्रवेश करने के लिए, हर साल होती रही है, चाहे वो 2008 हो, 2011 हो, 2012 हो। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं कि जितना प्रचार प्रसार इस बार किया गया कि एनएसजी की सदस्यता मिलने जा रही है, एनएसजी के हम सदस्य हो जाएंगे, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। चीन के साथ आपने बिजनेस रिलेशन आगे बढ़ाए, उसके अलावा चीन को मनाने के लिए विदेश सचिव भी वहां जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ताशकंद में वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीन नहीं मान रहा है। तो क्या फायदा हुआ? क्या चाइनीज दोस्ती किसी काम नहीं आई, या फिर वही कहा जाएगा कि चीन की दीवार एक बार फिर से आपके सामने खड़ी हो गई? नहीं, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। मोदी जी हों चाहे हमारे पूरा विदेश मंत्रालय के अधिकारी हों, सब लगे रहे, और उसी का ही नतीजा है कि आज हम दुनिया के विश्व पटल पे हम ये साबित कर पाए कि हम 1 या 2 देश को छोड़ने के अलावा बाकी सारे देश हमारे पक्ष में हैं। वो नहीं एनपीटी की बात कर रहे कि एनपीटी में पहले साइन करो उसके बाद एनएसजी में आपको मेंबरशिप देंगे। वो हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं, वो हमारे को मेंबर देखना चाहते हैं। तो ये हमारी जीत है। और ये सारा जो आपने 2011 से जिक्र करा, 2011, 12, 13 में इस तरह का माहौल ही नहीं बना था। वो तो ये मान के बैठे हुए थे कि हमें तो मिलना नहीं है वहां पे मेंबरशिप, ये तो एक हमने फॉर्मेलिटी एक पूरी करनी है, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, हमें मालूम था नहीं मिलना। लेकिन बिल्कुल ये तेजी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से हुई। 1 साल के अंदर इतना तगड़ा काम हुआ, इतनी मेहनत करी गई उसमें, और जिसका कि रिजल्ट हमारे को ये मिला कि आज पूरे विश्व पटल में हमारे साथ जितनी भी विश्व की बड़ी शक्तियां हैं वो हमारे साथ खड़ी हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और कोई बिना किसी शर्त के हमारा समर्थन देने के लिए तैयार है। अनुज अत्रे, इनका कहना है कि बड़ी कामयाबी इनको मिली है, इतने सारे देश इनके साथ हो गए एकजुट, फिर क्यों आप इसको देश के लिए शर्म की बात बोल रही है पूरी कांग्रेस पार्टी? देखिए, यही तो दुखद है इनका कि ये अपने फेलियर को अपनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। स्वीकार करना चाहिए कि हमारी विदेश नीति फेल हुई है। क्या ये इनको नहीं पता था कि इसमें एनएसजी में शामिल होने के लिए ये सवाल उठेगा? ये इस चीज़ का इतना प्रचार प्रसार करके, इतना हाईलाइट करके, और आप देश की साख जो है उस पर अपने लगा दी दाव पे, और बाद में किरकिरी हुई है, तो ये हमारा फेलियर हुआ है, ये हमारे इसमें शान बढ़ी है। ये बताइए, आज पूरे विश्व में हमारी किरकिरी हो रही है कि कहाँ इन्होंने संदेशा दे दिया कि सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, हम सदस्य बनने जा रहे हैं, एनएसजी के सदस्य बनने जा रहे हैं। क्या इनको मालूम नहीं था कि हमारे प्रधानमंत्री को या हमारे विदेश सचिवालय को या विभाग को नहीं पता था कि वहाँ पर ये बातें उठेंगी? आज इस बात को हम मान लें कि ठीक है जी, कुछ देश हमारे साथ तैयार हो गए, पर आपको ये मालूम होना चाहिए चाइना समेत कितने ऐसे देश हैं जो वहां पर हमारा विरोध करने के लिए तैयार खड़े हैं। हमें ऐसा माहौल पहले क्रिएट करना चाहिए। इतनी जल्दीबाजी क्या दिखा दी थी कि इन्होंने पहले से ही अपना इस चीज का प्रचार, ये सब काम अगर मिल जाती उसके बाद प्रचार करते तो अच्छा रहता। आज उन्होंने पहले से प्रचार कर दिया, हम सदस्य बन गए, वाहवाही लेनी शुरू कर दी है, और अपना दुनिया भर के अपने बधाई के संदेश लेने शुरू कर दिए हैं, और बाद में जाके वहां पे अपनी किरकिरी कराई है इस चीज को लेकर के। ये देश की साख गिराई है इन्होंने। इसमें कौन से इन्होंने इनका सीधा इनका फेलियर है, और नहीं तो ये क्या है, ये बताइए। नहीं, इन्होंने इतना तो इनका कहना है ना कि इतने सारे देश एक साथ कभी पहले समर्थन में नहीं आए, खुलकर वो लोग समर्थन कर रहे हैं, अब ये कुछ लोग हैं उनको ये मना लेंगे।
नहीं, पर इतना इसको इतना पॉजिटिव होकर के इनको नहीं, इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोलना चाहिए था कि हम सदस्य बन गए, हम सब कुछ तैयार हो गए। पहले इनको अपना जो एक कूटनीतिक तरीके से जो है अपना और देशों को से बात कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद जाकर के इस चीज का किया जाता तो बेहतर होता, उसमें हमारी पोजीशन और अच्छी तरीके से होती। इतनी जल्दीबाजी में करके जो ये इन्होंने फैसला लिया है, उससे अंत में जाकर के हमारे को नहीं मिली ना वहां पे सदस्यता। ठीक है, हमारी वहां पर जो है हम जिस चीज के लिए गए थे नहीं हुई। इनको सब्र रखना चाहिए था, एक पहले जाकर के देशों से बात करते, उनका कंफर्मेशन मिलता, उसके बाद जाकर के इसको विषय को उठाते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन कंफर्मेशन मिलने के बाद भी लोग मुकर जाते हैं, ये भी आप जानते हैं कि एक देश मुकरा है, बाकी कितने देश, चाइना समेत कितने देश ऐसे जो शुरू से विरोध कर रहे हैं, उन्होंने लाइन तक विरोध किया। डॉक्टर सुधीर सिंह, समझना चाहूंगा क्या चीन को मनाने के लिए, क्योंकि जो पूरा वाक्यांश देखने को मिल रहा है उसमें ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा रोड़ा चीन ही बना हुआ है। अगर चीन इन सभी देशों का नेतृत्व नहीं करता, चीन सबसे पहले विरोध नहीं करता, तो शायद कोई विरोध करने वाला नहीं था और आज एनएसजी का सदस्य हिंदुस्तान बन गया होता। तो क्या चीन को मनाने में भारत की जो कूटनीति अपनाई गई थी उसमें कुछ कमी रह गई थी? इसको समग्रता में देखने की जरूरत है। जो एशिया में चल रहा है, एशिया के तरफ जो 18वीं और 19वीं सदी या 20वीं सदी के अर्ध तक यूरोप की सत्ता थी पूरे दुनिया में, तो एशिया की सत्ता होने जा रही। चीन भारत को एक आशंकित प्रतियोगी या प्रतिभागी के तौर पर देख रहा है और ये चीन कभी नहीं चाहेगा कि, फूटी आंखों से भी ये देखना नहीं चाहेगा कि भारत का एक उद्भव हो वैश्विक शक्ति के तौर पर। लेकिन मैं इस पूरे मामले में ये दो बात देखता हूँ। भारत की जो शक्ति है वो वैश्विक पटल पर बढ़ी है। कूटनीति की सफलता और सफलता का सवाल नहीं है। अगर 2011 में 15 देश साथ थे तो आज 42 देश साथ हैं। बिल्कुल। और सवाल यह है, कौटिल्य ने 3,000 साल पहले ये बात कही है कि विदेश नीति में कोई अस्थायी दोस्ती या कोई अस्थायी दुश्मनी होती ही नहीं है। जो हित हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो बदलते रहते हैं। तो चीन जो है निश्चित तौर पर अभी हमारे इंटरेस्ट उसके इंटरेस्ट से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन चीन जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, हमको जैसे का तैसा का जवाब देना चाहिए। उसी रास्ते से चीन रास्ते पे आएगा। चीन मान मनोवल से और तरीकों से नहीं आएगा। जैसे साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है। भारत मोदी सरकार ने आने के दिन ही से ही, पहले ही दिन से, नवंबर 2014 में बर्मा के राजधानी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ आसियान और ईस्ट एशिया के देशों का, उसमें से ही मोदी सरकार ने ये नीति ली कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इन समुद्रों में, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से हल हो। चीन उससे बहुत परेशान है। चीन के अखबार अगर आप पढ़ें, ग्लोबल टाइम्स पढ़ें, तो जिस तरह से ये हमारे अखबारों में या हम जो डिबेट कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं गहरा डिबेट, जबकि चीन एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, हाँ। वहां हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चीन हमारे बढ़ते ताकत से आशंकित है। और मैं मानता हूं कि कूटनीति हमारा एक स्टेप आगे बढ़ी है। कोई बड़ी चीज लेने के लिए समय लगता है, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट मिल जाता है। कमी रही है, क्या रही है, ये सब कूटनीति में देखने की बात है। लेकिन चीन से हम समर्थन की उम्मीद नहीं करें। चीन पर दबाव बनाएं, और वो दबाव जो है चीन के कमजोर नसों को दबा के बनाया जा सकता है। कभी भी चीन पॉजिटिव तरीके से हमको समर्थन करेगा, ऐसा मैं नहीं मानता। डॉक्टर सुधीर सिंह, आप आने वाले 1-2 वर्षों में आप देखते हैं कि क्या चीन के ऊपर भारत दबाव बना पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर बना पाएगा। अभी हमारे साथ एक जो बड़ा एक कमी रहा, वो ये रहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति लमडेक राष्ट्रपति है। लमडेक राष्ट्रपति उसको कहते हैं जो अंतिम 6 महीनों में होता है। तो वो जनवरी 2017 में उनको नए राष्ट्रपति को कार्यभार देना है। तो जो राष्ट्रपति बुश ने भारत के साथ संधि करी थी, तो उस समय भी चीन ने बहुत बवाल मचाया था, लेकिन बुश ने अपने प्रभाव से उसको कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि बुश उस समय मिड टर्म में थे। अब जो अगला अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा, तो निश्चित तौर पर उसकी ताकत ज्यादा रहेगी। चीन के भी बहुत सारे आंतरिक सवाल हैं जिसपे वो दुनिया से उनको बहुत डर है। और एक चीज आप मानिए कि चीन कहीं न कहीं दुनिया के पटल पर, या 48 देशों में भी एक कोने में चला गया है। 4-5 लोग ही उसके साथ रहे। तो चीन को भी अपनी शक्ति का एहसास है, और चीन को भी अपनी छवि का एहसास है, और वो छवि बहुत हद तक डेंट नहीं करना चाहेगा चीन। मुझे लगता है चीन को इस तरह से एक पॉजिटिव सीधा नहीं होगा, लेकिन हाँ ना करते करते हाँ करेगा। हाँ करेगा वो जी, दबाव में आकर। जी, पुष्प रंजन साहब, किस रूप में देखते हैं पूरे इस व्याख्यान को? क्योंकि यहाँ पर विदेश नीति, कूटनीति को लेकर सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी भले ही तारीफ कर रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा ये उठता है कि अगर बच्चा 3 या 4 नंबर से एग्जाम में फेल होता है तो वो फेल माना जाता है, उसको वापसी कक्षा में
पढ़ाई करनी होती है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि क्या हो गया, 42 कंट्री हमारे साथ है, हमारी तो जीत है ये। तो क्या ये संभव लगता है आपको? नहीं, इस पूरे परिदृश्य को पर ध्यान दीजिए, ये पूरा चीन सेंट्रिक हो गया। चीन केंद्रित डिप्लोमेसी एनएसजी के लिए आपने शुरू कर दिया। सिर्फ चीन तो नहीं, इसमें अकेले 7 देश इसमें जो विरोध में बैठे हुए थे सोल में जब हुआ जो कुछ, तो ये ध्यान देने की चीज़ है। उसमें स्विट्जरलैंड का हो गया, या ब्रिक्स कंट्री में हमने इतना ज़्यादा ढोल पीटा था वहाँ पर। हाँ। तो जिस तरह से ब्राज़ील ने विरोध किया, या ये बड़ा डिप्लोमेटिक झटका तो लगता है जब आपके दोस्त जो साथ साथ रहे। चीन से तो अदावत आपकी पुरानी है और कई लेयर पे है, चाहे साउथ चाइना सी में हो, या अभी जब मोदी जी यूएस कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे तब भी उन्होंने एक क्लियर सी रूट प्रशांत, एशिया प्रशांत में चाह रहे हैं। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे चीन को इरिटेट तो कर रहा था। तो उससे अलग मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो अप्लाई भारत ने किया है, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ भारत को एनएसजी के लिए अप्लाई किए हुए, मतलब कि महीना और कुछ दिन हुए। पाकिस्तान ने 19 मई 2016 को एनएसजी के लिए अप्लाई किया। इन्होंने शायद 12 मई किया, ठीक एक हफ्ता, मतलब 12 मई को किया, 12 तारीख को भारत ने किया। तो हम जिस दिन अप्लाई होता है उसके बाद से देखना शुरू करें कि हमारी डिप्लोमेसी को कहाँ तक आगे के लिए माइलेज मिलता है। तो हम जो 2011 में चले जाते हैं, दरअसल अमेरिका ने पुश किया, अमेरिकन कांग्रेस में इसे पुश किया गया था 2010 में कि क्यों नहीं हम इस थ्योरी पे भी आगे बढ़ें कि एनएसजी में आना चाहिए। अब देखिए, एनएसजी में नॉर्थ कोरिया जो है उसने 2003 में छोड़ दिया था एनएसजी को। ठीक है। इजराइल ने कभी नहीं अप्लाई किया एनएसजी के लिए। ध्यान देने की बात है। 4 ऐसे देश हैं जो एनपीटी पे जिन्होंने साइन नहीं किया, सूडान, इजराइल, भारत और पाकिस्तान। इसमें जो दो देश हैं, भारत पाकिस्तान, यही उसमें पूरे पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। सूडान ने भी कभी ट्राई नहीं किया, ना इजराइल ने ट्राई किया। क्या इजराइल का नाभिकीय कार्यक्रम रुक गया है, या वहाँ किस तरह की न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ने उसके कार्यक्रम को अड़ंगे में डाला है, ये भी देखने की बातें हैं। उसको गहराई से देखिए कि क्यों इन लोगों ने अप्लाई नहीं किया। तो हम एकदम से भारत को ये मान लें कि फेल कर गया। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जिस तरीके से ढोल पीटा गया है, डिप्लोमेसी कई बार साइलेंट डिप्लोमेसी की बिल्कुल जरूरत पड़ती है। तो इसमें थोड़ा साइलेंट डिप्लोमेसी नहीं अपनाया गया। सुषमा स्वराज ने जिस तरह बयान दिया था पिछले हफ्ते कि चाइना मान जाएगा, तो उस बयान से लगता था कि चाइना मान जाएगा तो सब कुछ रास्ता ठीक हो जाएगा। हाँ। तो यही हम चूकते हैं, मतलब कि यहाँ पर हमें कूटनीतिक गंभीरता की आवश्यकता है। मुकेश वाजपेयी साहब, वाकई बड़ा सवाल यह है कि जो भी काम किए जाते हैं उसमें गंभीरता नहीं होती है। काम होने से पहले शोर शराबा ज्यादा दिखाई देता है, यानी कि वहां पर ब्रांडिंग ज्यादा की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि मुख्य वजह है जो रोड़ा उसमें बनता है, किसी चीज का शोर शराबा पहले ज्यादा हो जाता है? नहीं, मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखिए, विदेश नीति जो किसी भी देश की होती है ना, वो रातों रात कभी चेंज नहीं होती। या कूटनीति जो होती है ना, ये बनाई जाती है, उसके हिसाब से उस तरह से परसेप्शन बनाया जाता है। सारी चीज़ें कूटनीतिक के हिसाब से, विदेश नीति हमेशा एक सी रहती है जो हमारी शुरू से चली आ रही है। लेकिन कूटनीतिक तौर पर भारत ने कूटनीतिक तौर पर विदेश नीति बदली है। मैं देखिए, कुछ आपका देखने का नजरिया, आपका कहीं पे कुछ ज़्यादा आपको स्पीडी लगा होगा, कहीं ये लगा होगा कि बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर देश से हमारे मित्रता ज़्यादा हुई है या आना जाना ज़्यादा, उस तरह से लगा होगा। लेकिन जो हमारी विदेश नीति थी कि सबके साथ हम एक समान रहेंगे, किसी को हम मुकेश जी, मैं बीच में टोक रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। जी। देखिए, 2 साल में क्या चेंजेज आया है। मैंने 2-3 प्रधानमंत्रियों के साथ यात्राएं की हैं और उस कवरेज के दौरान देखा है कि कम से कम उस तरह से शोमैनशिप नहीं हुआ जिस तरह से आपने अमेरिका की यात्रा के बाद से पिछले 2 साल में लगातार, शायद ही एक आध, इस बार शायद अमेरिकी यात्रा में उस तरह से नहीं इंडियन कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन हर बार आपने अपनी विदेश यात्रा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी उसका शोमैनशिप किया है। बहुत ज़्यादा उसकी मार्केटिंग ज़रूरत से ज़्यादा हुई है। कई जगह ये उसी मार्केटिंग का नतीजा है कि उसके प्लस और माइनस दोनों हुए हैं। उसके फायदे ये भी हो सकते हैं कि आपके समर्थन में बहुत सारे देश आ जाएं। उसका नुकसान ये भी हो सकता है कि आपके विरोध में 4 देश खड़े हो जाएं। यहाँ आपके विरोध में एक देश अगर खड़ा हो जाता है आउट ऑफ 48 में से एक भी अगर खड़ा हो जाता है
चाइना को छोड़ दीजिए, बहुत छोटा सा देश भी अगर ऑस्ट्रिया भी कहता है कि हम नहीं इसके लिए तैयार हैं, तो आपका फेल है फिर मामला। इस वीटो पावर को समझिए आप। भाटी जी थोड़ा सा समय दें मुझे। जी जरूर। हाँ। देखिए, जो आपने बात करी कि मोदी जी के दौरे पे एक बड़ा शोर शराबा होता है, देखिए ये चीज़ जो है ना, ये पहले के टाइम में इतना उत्साह लोगों में नहीं था। ये उत्साह अब आज आपने देखा होगा, आप कुछ जानकार हैं, बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मोदी जी की तो जो भी यात्राएं होती हैं वो किसी भी चैनल को लेके साथ जाते ही नहीं हैंगे। कोई सरकारी उस पर चैनल नहीं जाता। पहले तो लोग वागों को साथ लेके जाया जाता था, उनका सारा खर्चा किया जाता था कि हमारी रिपोर्टिंग करो, हमारी रिपोर्टिंग करो। आज तो हालात बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। मोदी जी किसी को साथ नहीं लेके जाते, उसके बावजूद इतनी हाइप मिलती है। तो ये चीजें ये बदलाव है। उसी तरह का परिवर्तन भी आया है। अब मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए, अभी इन्होंने बिल्कुल बहुत बढ़िया बात करी कि चीन को तो हमें अंदेशा था कि चीन हमारे को अगर साथ देगा तो बड़ा मुश्किल तौर पे देगा, कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाएगा। और चीन को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर इंडिया किसी भी तरह एनएसजी में या और किसी उसमें आता है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो चीन को अपना खतरा महसूस हो रहा है। अभी आपको याद होगा कि हमारे विदेश मंत्री वियतनाम गए, वियतनाम बिल्कुल चीन से, जो इन्होंने बताया कि चीन को टैकल करना होगा, टैकल तो करना शुरू कर दिया है उसको। वियतनाम ब्रह्मोस हमसे खरीदना चाहता है, हमने एमटीसीआर में साइन करे हैं, उसके बाद हम स्वतंत्र हो गए अपने जो भी न्यूक्लियर हमारे वार वेपन से ये दूसरे को बेचने के लिए। उसमें सबसे पहले आप देखिए कौन आया, वियतनाम, जो चीन के बिल्कुल बगल में है। तो ये हमारी एक रणनीति कह लें, कूटनीति कह लें कि है। और आप देखेंगे कि अभी तो एक शायद खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि जो एनएसजी ग्रुप के अंदर एक सवाल खड़ा हुआ है कि क्या एक देश के कहने पे हम अपने 47 देशों जो कहते हैं क्या इसको ना माना जाए। ठीक है, इस बारे में दूसरी बात जो एक आपने बात बोली कि क्या एक साल के लिए टल गया है, ये भी सवाल खड़ा हुआ है कि क्या कोई जरूरी अगर कोई ऐसी कोई बात आ जाए तो क्या हम एक साल वेट करें या उसको पहले कंसीडर करें। तो ऐसा कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि वो देश आपस में चर्चा करके एक आपातकालीन बैठक वो बुला सकते हैं और एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं कि भारत को एनएसजी की सदस्यता मिल जाए। और इस बारे में विचार कर सकते हैं कि क्या बहुमत के आधार पर क्यों ना किसी को सदस्य बनाया जाए। इस तरह से उम्मीद आपको ठीक है मुकेश वाजपेयी जी चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि आखिरकार एनएसजी में भारत को एंट्री नहीं मिल पाई है, कौन उसका जिम्मेदार है, उसके लिए आखिर वजह क्या रही, क्यों नहीं उसमें सदस्यता मिल पाई। सभी लोग अपने अपने अलग तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अनुज अत्रे साहब, आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि भले ही आप शर्मसार करने वाली बात बता रहे हो कि पूरा देश शर्मिंदा हो गया कि एनएसजी में एंट्री नहीं मिल पाई है भारत को, आखिरकार ये जड़ क्या थी? जड़ की शुरुआत तो कांग्रेस के वक्त से हुई थी, क्योंकि 1961 में जब नेहरू प्रधानमंत्री थे वो अमेरिका दौरे पे गए थे, तो उसी दौरान ये तमाम इस सब की नौबत नहीं आती। वो उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल रही थी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मुझे परमाणु शक्तियों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं शांति चाहता हूं। अगर वो वहां पर उस वक्त के राष्ट्रपति कैंडी की बात मान लिए होते तो शायद इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। देखिए, नेहरू जी ने ही स्टैंड लिया था जो हम एनपीटी में हमने दस्तखत नहीं किए, और जिसको तमाम सरकारें आज तक उस चीज़ पे स्टैंड है, और वर्तमान में मोदी सरकार भी वही स्टैंड लिए हुई है, जिस वजह से हमारे को ये एनएसजी में सदस्यता के लिए हम लोग हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे लिए एनपीटी में स्टैंड होना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके। अगर ऐसी बात होती तो आज क्यों नहीं कर देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना उसमें कर देते दस्तखत। आप अगर नेहरू जी को कह रहे हैं, वो दूरदर्शी थे, उन्होंने 61 में देख लिया था कि आज जाकर के आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद हम लोग कहाँ खड़े होंगे अगर हमने इस पर दस्तखत कर दिए तो। सर मैं ये कह रहा हूँ एनएसजी की शुरुआत हुई 1974 में, और 1961 में, जरा सुन लीजिए सर, एक छोटी सी बात सुन लीजिए। और 1974 में एनएसजी क्यों बना? क्योंकि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था, उसी के बाद ही यहां पर एनएसजी को बनाया गया। लेकिन 1961 में जब कहा जा रहा था भारत से कि आप परमाणु परीक्षण कर लीजिए, तो उसी वक्त अगर कर लिया होता तो आप जरा सोचिए कि जो चीन आज दीवार बन के खड़ा हो गया 1962 में, ना ही तो वो हमला करता और ना ही आज ये दिन देखने को मिलता। ये आप मानते हैं ना कि भूल हुई है वहां पर? नहीं, भूल
किस वजह से हुई ऐसा नहीं होता, भूल हुई। कोई भी प्रधानमंत्री इतनी बड़ी भूल नहीं करता। उस समय परिस्थितियां क्या थी, उस समय हम कितने सक्षम थे, हमारे पास कितनी उस समय चीज़ें अवेलेबिलिटी थी, हम जो चीज़ें करते, ये सब तमाम बातें देखते हुए और देश के जो हित में और जो जिस प्रकार से विश्व का जो हमारे पर वो था एक दबाव था, उनको देखते हुए उस समय जो उचित निर्णय लिया होगा प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, उस समय वो निर्णय लिया। सवाल आज का उठता है कि आज ऐसी हमारे को क्या इतनी बेसब्री हो रही थी और इतनी क्यों जल्दीबाजी में हमने ये इस चीज़ को इतना वो हाइप करके किया। जो अभी वाजपेयी जी कह रहे थे कि जी प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ जाते हैं उनको ऑटोमेटिकली हाइप हो जाता है, पर कहीं ना कहीं हर चीज़ के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। आज इस चीज़ का हमें ये नुकसान हुआ, इस चीज़ का अगर इतना हाइप नहीं होता, अगर हम अपना इसको कूटनीतिक तरीके से सब देशों से पहले बात करके, सब लोगों को रजामंदी ले करके, उनको तैयार करके, जब हमारे और देशों को हमारे को इतना भारी, अमेरिका की वजह से और देशों को हमारे को भारी समर्थन मिल रहा था, हमारे को उन देशों पे पहले फोकस करना चाहिए था जहां जो हमारे विरोध में खड़े हैं। चाइना सबको पता है हमारे साथ कभी नहीं देगा, हमें उस पर अगर देख लेना चाहिए। अगर चाइना हमसे नहीं टैकल हो रहा, हमसे नहीं मैनेज हो रहा, तो हमें इतना इसका भी हाइप नहीं क्रिएट करवाना चाहिए था। जब हमें पता है कि हमें कहीं ना कहीं बाद में बैकफुट में आना पड़ेगा, देश की हमारी जो है एक साख गिरेगी कि अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या आया कि हम नहीं बने। और पूरे विश्व में इसकी चर्चा थी कि बनने जा रहे हैं, नहीं बने, बनने जा रहे हैं, नहीं चाह रहे। एक अननेसेसरी की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, एक अननेसेसरी का एक चर्चा का विषय पैदा हो गया कि भारत को नहीं बनने दिया गया। अभी तक नहीं बने थे और तमाम विश्व में जो 200 से ऊपर देश हैं और भी बड़ी बड़ी शक्तियां जो उस एनएसजी के नहीं सदस्य हैं, अगर नहीं सदस्य थे तो क्या वो देश की उनकी शक्तियां खत्म हो गई, या वो देश नहीं चल रहे हैं, या हमारी भी आज हम सदस्य नहीं है तो अगर अभी हम कल नहीं अपना विश्व पटल में नहीं उसी मजबूती से खड़े हो पाएंगे। पर कहीं ना कहीं हमारी उसमें ना होने में कितना इस चीज का जो एक शर्मसार हुई है, वो चीज उस चीज को टाली जा सकती थी। उस चीज की पहले तैयारी के हिसाब से ठीक है, जवाब लूंगा मैं मुकेश वाजपेयी से, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सुधीर, 1961 का अगर मैं जिक्र करूं तो क्या वाकई वहां पर भूल हुई थी? क्योंकि जहां पर आज चीन खड़ा हुआ है, अगर वहां पर उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस बात को मान लिए होते तो शायद चीन की जगह पर भारत होता। इसमें दो बात है जी, दोनों गलती पंडित नेहरू ने की है। ये पंडित नेहरू के साथ एक विदेश मंत्रालय के बड़े पदाधिकारी काम करते थे, रसगोत्रा साहब, उनकी किताब भी आ गई है, तमाम अखबारों ने उसको साइट किया है पिछले 2-4 दिनों में। दो गलती नेहरू जी ने करी थी। राष्ट्रपति केनेडी ने कहा था कि भारत को हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना रहे हैं। नेहरू जी ने कहा ये बड़े भाई चीन का हिस्सा है, हम इसको नहीं लेंगे। दूसरे, परमाणु बम को फोड़ने के लिए भी कहा था कि आप ब्लास्ट कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि एनएसजी 74 में आई है तो निश्चित तौर पर अगर नेहरू जी उस समय मान गए रहते तो ये दोनों सवाल जो जहां भारत को आज शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी हर साल देखना पड़ रहा है, पिछले 20 साल से जब से शीत युद्ध खत्म हुआ है हम इस चीज को देख रहे हैं। लेकिन नेहरू जी की मंशा कुछ और थी। वो एक गांधीयन थॉट के आदमी थे। उनको लगता था कि दुनिया में शांति रहनी चाहिए, चीन एक बड़ा सभ्य देश है, वो भी शांति को प्रमोट करेगा। लेकिन उनका जो ये सोच था, ये 62 में ही जब चीन ने हमला किया तो ये कहीं न कहीं टूट गया। और नेहरू ने 63 में संसद में एक बयान भी दिया था और अपनी गलती को उन्होंने इशारों में माना भी था। तो अब वो समय बीत गया। आज का जो समय है, गलती हुई जरूर, लेकिन आज उसको करेक्ट करने का समय है। और वो करेक्ट आप जो है अपने कूटनीति के को प्रभावी बना के कर सकते हैं। जो चीन में भी 25 समस्या है, उन समस्याओं को अपने हित में कितना इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जितने बखूबी करेंगे उतने पॉजिटिव तरीके से चीन जो है लाइन पे आएगा। मैं एक बार इस चीज को दोहराता हूं कि चीन की जो विदेश नीति है, वो विदेश नीति कभी भी सीधे उंगली से घी निकालने वाली विदेश नीति नहीं, वो तिरछे उंगली से घी निकालने वाली विदेश नीति है। भारत की विदेश नीति आज तक सीधे उंगली से घी निकालने वाली रही है। पहली बार नरसिंह राव ने तिरछी उंगली लगानी शुरू की थी, वाजपेयी ने उसको मजबूत किया, मनमोहन सिंह ने उसको न तिरछी किया न सीधी किया। जो चल रहा था 10 साल चलते रहा। मोदी जी ने उस तिरछी को बहुत ज्यादा तिरछी कर दी है और उसको बरकरार रखने की जरूरत है। चीन में जो एक बेचैनी है, चीन ने जो इतना विरोध किया, क्यों किया? ये बेचैनी है और ये बेचैनी और बढ़ेगी। हमको मजबूती से, शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज को और बढ़ाते रहना चाहिए। दुनिया के जितने इस तरह के जो सदस्यता है, वो सदस्यता हमको अगले 4-5 वर्षों में ग्रेजुअली मिलती जाएगी। ठीक है, इसमें हमको थोड़ा धैर्य ठीक है। पुष्प रंजन साहब, क्या आप मानते हैं कि वाकई नरेंद्र मोदी ने चीन के खिलाफ उंगली को तिरछा किया है, क्योंकि उनके साथ बिजनेस रिलेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई है और वो शायद इसी लालच में की गई होगी कि एनएसजी में शायद वो सपोर्ट करेगा, भारत को विरोध नहीं करेगा? आप मानते हैं कि वाकई मोदी सरकार ने उंगली को सीधे की जगह तिरछा किया है?
थोड़ा कुछ फैक्चुअल चीज़ों पे मैं आना चाहता हूँ। जी 1974 में भारत ने पहला एटमी विस्फोट किया था, ये आप सब जानते हैं। बिल्कुल। और उसे कैसे आगे रोका जाए, उसके लिए 1975 में ठीक एक साल के बाद लंदन सप्लायर ग्रुप बनता है। वो एनएसजी का ही फॉर्म था वो। इस लंदन सप्लायर ग्रुप में अमेरिका, रूस, उस समय का सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और जापान, ये लोग उसके प्राइमरी सदस्य थे। जापान ने एनपीटी पे दस्तखत किया है, परमाणु अप्रसार पर दस्तखत किया है 8 जून 1976, ठीक है। यानी एक साल के बाद। इस पे इसका सदस्य एनएसजी का बनने के एक साल के बाद एनपीटी पे दस्तखत जापान करता है। भारत इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठाता है? क्यों? इसलिए कि मोदी जी से जब शिंजो आबे की बड़ी मित्रता है, इसलिए आप जापान का इस सवाल को उठाना चाहिए कि एनपीटी पर बिना दस्तखत किए हुए जापान कैसे एनएसजी का एक साल पहले मेंबर हो गया था। इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से शायद उठाते तो हमारा ग्राउंड ज़्यादा मजबूत होता। बिल्कुल। एक दूसरा ये कि चीन ने जिस तरह की दुष्टता दिखाई हमारे रास्ते में, कई जगह रोड़े अटकाए। सोल में एक तरफ सोल में बैठक चल रही है और उसके उसी समय हमारे वित्त मंत्री बेइजिंग में बैठे हुए हैं और बेइजिंग में वहाँ से चीनी बिजनेस कम्युनिटी को कह रहे हैं कि आप आइए मेरे यहाँ निवेश कीजिए। ये किस तरह की डिप्लोमेसी आप कर रहे हैं? ये समझ में नहीं आने वाली बातें हैं कि क्या आपके पास विदेशी मुद्रा या आपके यहाँ निवेश की इतनी भारी कमी हो गई कि आप चीन में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आइए लगाइए पैसा मेरे यहाँ। तो यानी आप अपनी कमजोरी को बार-बार मुकेश वाजपेयी साहब, गंभीर सवाल है। नहीं, सवाल बिल्कुल गंभीर है और मैं गंभीरता से इसका जवाब देता हूँ। देखिए, जहाँ तक एनएसजी का अगर हम चर्चा करें, एनएसजी पर चर्चा करें, जो अरुण जेटली जी की या वित्त मंत्री जी की जो बात करी, देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी किसी भी देश की अलग होती है। उसको इससे मतलब नहीं होता कि वो एनएसजी में क्या हो रहा है या एनटीसीपी में क्या हो रहा है। उनको अपने रिलेशन बढ़ाने होते हैं इकोनॉमिक लेवल पे, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो और किसी देश के साथ हो। उनको देखना ये होता है कि किस तरह से हमारा ट्रेड बढ़े, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े। आज देखिए, अभी सुधीर जी ने बहुत बढ़िया बात करी, चीन को बहुत ज़्यादा चिंता। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो भारत आज उस स्टेज पे पहुंच गया है कि चीन से ज़्यादा ग्रोथ रेट पे आ गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। सर, आप इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, क्या आप कल को पाकिस्तान से कहोगे कि पाकिस्तान से आप निवेश करो कि हमारी विदेश नीति अलग हो गई, हमारी इकोनॉमिक नीति अलग हो गई? चीन से हमारे कब इकोनॉमिक ताल्लुकात खराब हुए? चीन से हमारे इकोनॉमिक ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन जहां तक इस मुद्दे की बात है, इस मुद्दे के बाद समझने वाली बात यह है कि चीन की, देखिए हमको चीन के बिल्कुल मालूम था कि चीन हमारा साथ नहीं देगा, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता था, हमारी ड्यूटी बनती थी, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम चीन को आइसोलेट कर दे, चीन को अकेला साबित कर दे पूरे वर्ल्ड के सामने कि कहाँ पे चीन खड़ा है, नीयत क्या है उसकी, और पूरा देश कहाँ पे खड़ा है, जिसमें कि पूरा वर्ल्ड कहाँ पे खड़ा है, जिसमें कि हम खरे उतरे और इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई। आज पूरे देश, पूरे वर्ल्ड ने ये देखा कि एक तरफ चीन है और एक तरफ पूरी दुनिया भारत, जिसको आज आप एक चीज को समझिए कि आज पूरे विश्व इस चीज को मानता है कि चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पे अगर आप बात करेंगे तो इंडिया का साथ जरूरी है, इंडिया को साथ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक, इनकी पॉपुलेशन, इनका जो लोकतंत्र है वो इतना मजबूत है कि इनको साथ लेके चलने में भलाई है। साथ लेके चलेंगे तो हमें भी लाभ मिलेगा, ये पूरा वर्ल्ड अच्छी तरह समझ चुका है। चीन भी इस बात को मानता है। चीन हमेशा हर बात में रोड़े अटकाएगा, लेकिन ना तो वो एमटीसीआर में कामयाब हो पाया, एनएसजी में ठीक है फौरी तौर पे कामयाब हो गया है, लेकिन आने वाले टाइम में फौरी एनएसजी पे भी हमारे को शायद सदस्यता मिलेगी। आने वाले टाइम में हम यूएन में, जो सबसे बड़ी हमारा जो मेन टारगेट है, यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, उसमें भी चीन जरूर वीटो पावर का यूज करेगा, तो हमें वहां पे भी देखना है। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि आज अब टाइम आ गया है एशिया का, तो एशिया में चीन अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है कि हमारे अलावा एशिया में और कोई शक्ति नहीं है, इंडिया सेकेंडरी है। लेकिन पूरा वर्ल्ड इस बात को समझ रहा है, पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है कि जितनी तेजी से इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया का साथ देना और इंडिया को साथ लेना उन लोगों की, मैं बड़ा एक वर्ड यूज करूंगा, मजबूरी बन गई है। तो वो जरूर हमारा साथ देंगे भी और हमारा साथ लेंगे भी। मुकेश जी, हमने जो भारत ने जो मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी रेजिम में जो दस्तखत किया है एमटीसीआर में, उसमें चीन ने नहीं, उसमें चीन नहीं है, चीन ने अप्लाई किया था 2004 में
और चीन उसको पुश नहीं कर रहा है। पहले इस पर ध्यान दीजिए, क्यों नहीं पुश कर रहा है? उसकी वजह ये था कि ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है, भारत की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 8000 किलोमीटर तक ही सीमित रह गई। अब उससे आगे कभी भी भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा, बना नहीं, क्योंकि आपने उस पर दस्तखत कर दिया। चीन के पास अभी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है 15,000 किलोमीटर का ICBM ऑलरेडी उसके पास बना हुआ है, और आगे भी वो बनाता जाएगा, क्योंकि उस पर कैप नहीं लगा हुआ है। तो आपने अपना हाथ काट के एक तरह से दे दिया वहाँ पर। आप इस पर खुश मत होइए कि MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में आपने दस्तखत कर दिया, आप उसके सदस्य हो गए, तो आप बहुत ज़्यादा मिसाइल बेचेंगे। आप मिसाइल ज़्यादा से ज़्यादा कितना बेचेंगे? 300 किलोमीटर रेंज के और 500 किलो वजन के मिसाइल आप कहाँ बेचेंगे? छोटे छोटे देशों में। आप बिल्कुल ठीक, और वहाँ भी बहुत भारी कंपटीशन है। यही पे अंतर आप समझ लीजिए, वहाँ भी बहुत भारी कंपटीशन है। वहाँ भी आप जो बड़े सप्लायर हैं दुनिया में, उसके मुकाबले आप नहीं खड़े होंगे। अब यहीं पे इंडिया और चाइना का अंतर आप समझ लीजिए। इंडिया की जो NSG में शामिल होने की जो बात हो रही थी, वो किस लिए हो रही थी? कोई हमारे को शक्ति थोड़ी प्रदर्शित करनी है, या हमें कोई वो, हमारा तो जो हमारे ऊर्जा का क्षेत्र है वहां पे हमारे हमने देखा भारत सरकार के मंत्रियों को, एक मिनट, भारत सरकार के कुछ मंत्रियों का बयान मैंने देखा। वो कह रहे थे कि चीन जिस दिन पुश करेगा, हम उसको मिसाइल टेक्नोलॉजी वाले उस रिजिम में घुसने नहीं देंगे, हम वीटो का इस्तेमाल करेंगे। चीन चाहता ही नहीं है। और पाकिस्तान ने तो कभी, पाकिस्तान देखिए आपके पीछे NSG में अप्लाई कर दिया। देखिए वो तो करवाया गया, उसमें क्यों नहीं किया? उसने MTCR में उसमें क्यों नहीं किया? आप बताइए मुझे। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए आप समझिए ना, देखिए उसने वही डिप्लोमेसी, पाकिस्तान ने वही डिप्लोमेसी, जो चीन के पास, खत्म कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने वही डिप्लोमेसी अख्तियार की कि अपना एक आंख फोड़ लेने से, अगर पड़ोसी का, हमारे शत्रु का दोनों आंख फूट जाए, वो डिप्लोमेसी पाकिस्तान तो अपना एक फोड़ लेना चाहिए। देखिए वो सफल रहा उसमें। देखिए अब मैं इसमें बुलडोज जी कहना चाहूंगा, पाकिस्तान का जो पुष्परंजन जी कह रहे हैं बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान का कोई मतलब ही नहीं है, ये सारी लड़ाई चीन करा रहा है। पाकिस्तान एक उसका स्टूल हो सकता है, खिलौना, ठीक है, उसको अब पाकिस्तान सफल रहा, ये कहना बिल्कुल की बात है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन टूल बना, ये सारी लड़ाई हमारी चीन से है, और एशिया में हमको पाकिस्तान से कभी तुलना नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारा 10% इकोनॉमी नहीं है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट नहीं है, कहीं नहीं है पाकिस्तान। हमारी लड़ाई चीन से है। गंभीरता से और संजीदता से इस बात को हमको स्वीकार करके उसी तरह की रणनीति बनानी चाहिए कि उसको हम काउंटर करें। चीन के आसपास जो 14-15 देश हैं, 12 देशों के साथ चीन को सीमा का या समुद्री सीमा का झगड़ा है। तो आपने वियतनाम की चर्चा की, युद्ध लड़ चुका है वियतनाम चीन से, और वो ब्रह्मोस मिसाइल 10 साल से मांग रहा है। क्यों नहीं पिछली सरकारों ने ब्रह्मोस मिसाइल उसको दिया था? वो उस ट्रीटी में नहीं आता है। ये हमारी कमजोरी रही है, हम हथियार बेचने में डरते हैं। $40 बिलियन का साउथ ईस्ट एशिया में हथियार का मार्केट है, और वो हमारे हथियार के लिए इसलिए बेचैन है कि वो चाहते हैं कि चीन के हथियार से भारत का हथियार कहीं न कहीं रशियन टेक्नोलॉजी के सहारे अच्छा है। इसलिए हमको, मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई, मैं ताइवान था लास्ट ईयर 1 महीना, वहां कई एक देशों के आर्मी ऑफिसर आए थे, वो बल्कि भारी आलोचना कर रहे थे कि भारत सरकार क्या क्या रही है, हमें क्यों नहीं हथियार दे रही है। तो जब बाजार खुला है तो क्यों नहीं हम बेचें? उससे हमको क्या नुकसान है? सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। अभी एक दिक्कत क्या हुई है, सुनिए, बिल्कुल ठीक, एक दिक्कत क्या हुई है, साउथ एशिया में भारत की छवि, मैं जब नेपाल के कई मित्रों से बात एक्सचेंज होता है, या श्रीलंका में मित्रों से एक्सचेंज होता है, तो ये एक छवि भारत की ये बन गई कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा दादागिरी दिखाने वाला देश ही है। आप कम से कम डिप्लोमेसी में बराबरी, जिस आप पंचशील की बात करते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी में, जब बराबरी की बातें करते हैं डिप्लोमेसी में, तो आप छोटे देश को भी आप अपने सामने कहिए कि कुछ नहीं है। ठीक है, मानता हूँ आर्थिक रूप से पाकिस्तान आपके सामने कहीं नहीं खड़ा है, दान से चल रहा है देश, वो दरिद्र है, और सारे आतंकवादियों का कैंप है, और कहीं से भी वो रिस्पॉन्सिबल देश नहीं है, NSG के लायक नहीं है, मानता हूँ। लेकिन आप छोटे से छोटे देश को भी उतनी तरजीह आपको देनी पड़ेगी, बराबरी का। बिल्कुल पुष्परंजन जी, अभी वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, देखा होगा, और आपके बराबर वो मेंबर है। पुष्परंजन जी, अभी आपने देखा होगा श्रीलंका में एक मोदी जी ने एक स्टेडियम का उद्घाटन किया था। बिल्कुल किया उस समय ये बोला उन्होंने कि देखिए हम तो एक बट वृक्ष की तरह हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी शक्ति का इस्तेमाल सार्क देश भी करें। दिक्कत है, मैसेज गलत है। नहीं, मैसेज बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगर अपने देश की धरती पे वो हमारे
हमारे खिलाफ साजिश रचेंगे, आतंकवादी के कैंप चलाएंगे, तो फिर उसके बाद ये बड़ा उम्मीद भाई, छोड़ दे। छोटा भाई, बट वृक्ष ये कौन बड़ा सा भाई है? छोटा भाई तब तक है जब तक हमारे देश के लिए शब्दावली को हटाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान, वाजपेयी जी, ऐसा है कि 24 अप्रैल 2015 को नेपाल में भूकंप आया, 10,000 लोग मारे गए, और उस भूकंप के शाम को ही 6-7 प्लेन जो है राहत सामग्री लेके पहुंच गए। आप भूकंप और 2004 में जो सुनामी आया, श्रीलंका को हमने सपोर्ट किया। देखिए, भारत एक जिम्मेदार बड़े भाई की भूमिका निभाता रहा है, लेकिन पुष्परंजन जी सही है कि इन देशों में एक ग्रुप है और वो ग्रुप को चाइना पैसा देता है, बहुत स्पष्ट में बता रहा हूं। और वो ग्रुप को आप कुछ भी कहें, वो ग्रुप आपकी आलोचना करेगा, लेकिन आपको संजीदगी से जो साउथ एशिया के देश पाकिस्तान को छोड़ के हैं, कोई विरोध नहीं है। अभी हमने सलमा डैम का उद्घाटन किया अफगानिस्तान में। इस तरह से हमको साउथ एशिया में छोटे देशों में उनको बराबरी का दर्जा देते हुए काम करना चाहिए। यही हो रहा। अभी आप देखिए जो हमारा सैटेलाइट प्रोग्राम, आपको अपने राजनीतिक शब्दावली पर ध्यान देना पड़ेगा। अब वो जमाना लग गया जब आप बड़े भाई बन जाते थे, जब आप बट वृक्ष बन जाते थे। आपको बराबरी के प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए। आपके जो शब्द हैं उसको चुनना चाहिए कि हम क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सहमत हूं, लेकिन ये जोड़ रहा हूं कि वहां एक ग्रुप है इन देशों में दिखा रहे हैं, एक संदेशा भी देना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ झूले में बैठे जाकर के, चाइना में जाकर के उनके राष्ट्रपति के साथ बैठते, वो आपके साथ क्या करते हैं? आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं उनके नवाज शरीफ के जो है केक खाने के लिए, वो आपको पठानकोट तोहफे में दे रहे हैं। आप ये क्या फॉरेन डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं? आप हर लेवल पे जाकर के विदेश यात्राएं इसीलिए आप करते जा रहे हैं, और अंत में आकर के आप जो है रिजल्ट 0 आ रहा है और किरकिरी हो रही है। आप इतना हाइप क्रिएट कर लेते हैं एक तरफ तो कि जी हमारी विदेश में प्रधानमंत्री विदेशों में संबंध बढ़ा रहे हैं, और अंत में जाकर धड़ाम से नीचे गिर रहे हैं। इस चीज का आप हाइप क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश की छवि को नुकसान हो रहा है। आप अगर अभी हमारी जैसे पॉलिसी रही सरकार की, ना हमने कभी भी चाइना के साथ जा जाकर के उनसे गले मिले, ना हमारे 10 साल में मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान जाकर के नवाज शरीफ के साथ गले मिले, कभी भी हमने उनसे 1-to-1 सीधा बात करी, कभी हमने उनको इस तरह का कभी भी मौका नहीं दिया कि वो आकर के पीठ में खंजर घोंपे। पहले वाजपेयी जी रहे, वाजपेयी जी ने भी यही हाल किया पाकिस्तान के साथ, मुशर्रफ को बुलाया, खुद पाकिस्तान गए, क्या मिला हमको? कारगिल मिली तोहफे में। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ आप गलवाएं बढ़ा रहे हैं, ऊपर से आपको वो ये कहीं वो कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, कहीं आप पाकिस्तान की देखिए पठानकोट हमारे को मिल रहा है, कहीं ये विदेश लेवल पे। और जो चाइना अभी तक साइलेंट हमारा विरोधी था, आज खुल के हमारे सबके सामने खड़ा हो गया। आपने एक मजबूर कर दिया चाइना को और एक्सपोज कर दिया उसको कि खुल के विरोधी के सामने वो रूप में विश्व में सामने जाकर के खड़ा हुआ है। और देशों के सामने आपका क्या इंप्रेशन पड़ रहा है? क्या आप ले रहे हैं कि आप अपने पड़ोसी को नहीं टैकल करने जा रहे हैं, आप बात विदेशों की करते हैं? तो ये सब किरकिरी हो रही है। और क्या हो रही है इसमें? आपसे ये पूछते हैं, बताइए कौन सी में थोड़ा सा हैडल आया है ना, इसमें 3 जो पार्टियां बड़ी खुश है, एक पाकिस्तान, एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी। कोई खुश नहीं ये है। 3 बड़े खुश हैं। ये आपकी गलत सोच है। देश के सवाल है, ये राजनीतिक नहीं है सवाल। देश कांग्रेस को दुख है, कांग्रेस को खुश नहीं है। जिस तरह की भाषा कांग्रेस यूज कर रही है, जिस तरह की भाषा आम आदमी पार्टी यूज कर रही है, आप नहीं, आम आदमी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, वो किस भाषा यूज करते हैं। सबसे बड़ी दुख आपसे है कि आप लोगों की सोच कितनी सोच नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। आप सोच रहे हैं खुश हो रहे हैं। आनंद शर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जरूरत क्या थी एनर्जी में जाने की। बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। मेरी सरकार, आप इस बात को नहीं मानते कि आज दुनिया के 44 देश, 44 बड़े देश हमारे साथ खड़े हैं। आप क्या जरूरत थी जाने की? इसको नहीं मानते आप। ये तारीफ चलिए मुकेश वाजपेयी साहब आप बता दीजिए। मुकेश वाजपेयी साहब, चले गए। ये स्पष्ट था कि चाइना हमारा विरोध करेगा, तो उन्होंने आनंद शर्मा जी ने क्लियर बोला। अगर विरोध करेगा तो हम क्या पीछे हट जाएंगे? एक बात है, इसमें हमारे दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिम्मेवार राजनीतिक दल हैं। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, विदेश नीति और जो भी नीति कोई भी राजनीतिक दल बनता है देश के फायदे के लिए, लेकिन गलतियां दोनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने विपक्ष में होने के समय किया है, और ये गलतियां आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। वाजपेयी ने जिस चीज को शुरू किया, मनमोहन सिंह ने उस चीज को आगे बढ़ाया। उस समय बीजेपी विपक्ष में खड़ी थी। जो चीज मनमोहन सिंह बढ़ाया आज मोदी बढ़ा रहे हैं, तो आज कांग्रेस विपक्ष में खड़ी है। वोट की राजनीति मत करिए। देश की जो जहां पर सवाल देशों का हो वहां पर देश का सवाल हो, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको प्रेज करने की हिम्मत भी चाहिए। जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश तोड़ा तब वाजपेयी ने कहा कि दुर्गा की अवतार है ये कांग्रेस ये
ये क्यों नहीं बड़ा दिल दिखा पा रही है किसी खास इशू पे? यूएस कांग्रेस को जब एड्रेस करे तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। आप आम आदमी पार्टी की तरह व्यवहार नहीं करें। आप एक जिम्मेदार पार्टी है, पुरानी पार्टी है। देश को अच्छा कोई काम कराएगी अगर वहां पे निश्चित तौर पे अगर हमारे को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे को सीट दिलाने में कामयाब होते, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले पार्टी होती जो सबसे पहले उस चीज की तारीफ करती। परंतु अभी वो स्थिति नहीं आई है। अगर वाजपेयी जी ने तारीफ की थी तो बांग्लादेश में हमारी विजय हुई थी, विजय करवाई थी इंदिरा गांधी जी ने, इसलिए तारीफ करी थी, इसलिए नहीं तारीफ करी थी कि वहां पे हार का सामना करा था। आप अच्छे काम करेंगे तो विपक्ष को बिल्कुल अनुज अत्री साहब, कांग्रेस वही पार्टी है, हम हमेशा अगर विपक्ष में रहे हैं तो अगर सरकार अच्छा काम करती है सरकार की हम तारीफ करते हैं। हम अनुज अत्री साहब एक छोटा सा सवाल है, अगर एनएसजी में भारत को एंट्री मिल जाती तो क्या कांग्रेस पार्टी तारीफ करती मोदी साहब तौर पे तारीफ करती? देखिए ये इसमें देश की एंट्री हो रही है, किसी राजनीतिक दल की एंट्री नहीं हो रही है। जो भी होगा अगर इसमें जब भी हमारे को किसी भी सरकार के थ्रू मिले, अगले साल मिले या उससे अगली कोई सरकार है उसके थ्रू मिले या आज मिल जाती तो ये बहुत एक खुशी का विषय होता। परंतु हमें पता था, सुनिए मैं भाटी जी, पर हमको ऐसा जल्दीबाजी में भी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसमें अंत में जाकर के हमारी किरकिरी हो और हमारे को वहां पे फेलियर का सामना करना पड़े। हम उस चीज का भी विरोध करेंगे कि ऐसा जल्दीबाजी में कोई कदम ना उठाएं जिसमें अंत में हमें फेल होना पड़े। मुकेश वाजपेयी साहब आगे की रणनीति क्या, बहुत कम शब्दों में? नहीं, देखिए हमारी जो रणनीति थी उसमें हम आंशिक तौर पे सफल हुए हैं। आंशिक तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक मेंबरशिप नहीं मिलेगी उसको पूर्णता नहीं बोला जाएगा। लेकिन आज हमने पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज दे दिया है कि कहाँ पे चीन खड़ा है और कौन कौन देश हमारे साथ खड़े हैं। अब अभी आपने एक अनकन्फर्म सोर्सेज से, अमेरिकन रिपोर्टर्स से खबर है कि वो लोग अब इस बात के लिए चिंतित है कि क्या ये वीटो पावर चाइना का चलेगा और अगर चलेगा तो इसको कैसे दबाया जाएगा, चिंतित है। देखिए इसी चिंता को हमने देखिए हर चैलेंजेस के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। हाँ। और इस चैलेंजेस की जो अपॉर्चुनिटी हमारे को मिल रही है उसको हमें कैच करना, ये हमारे आगे की रणनीति है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी भी सवाल वही बना हुआ है कि एनएसजी में भारत जाना चाहता है लेकिन चीन पूरी तरह से उसके विरोध में खड़ा हुआ है और बड़ी बात यह है कि शायद भारत कैसे मनाएगा उसको, ये एक बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देगा? क्या अमेरिका के दबाव के आगे ही चीन झुकेगा और एनएसजी में भारत की एंट्री होने देगा? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वक्त का इंतजार करना होगा कि जब आगे बैठक होगी उसमें क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.